हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइकोफोजो। गाइस, मैं हूं संदीप। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है हमारा साइकोलॉजी का जो सेशन है वो चल रहा है। डे वाइज डे हम जो भी साइकोलॉजिकल पोर्शन से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं उनको कर रहे हैं, टॉपिक को हम डे वाइज डे कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं साइकोलॉजी के हम इजी वे से आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, हर क्लास को डिटेल में हम प्रोवाइड करेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, सो हमने प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने डेवलपमेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर हम प्याजे की बात करें, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो प्लीज जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस क्लासेस भी हमारी देख लें। ठीक है, ताकि आप आगे जो आज का हम टॉपिक करने वाले हैं इसके साथ कनेक्ट कर जाओ। वैसे आज का टॉपिक हमारा नया टॉपिक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता ही दिया था कि भाई हम प्याजे करेंगे और विगोस्की करेंगे और कोलबर्ग करेंगे। ठीक है, प्याजे हमने कवर कर लिया है। सो आज हमारा विगोस्की से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो विगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी जो थे लेव विगोस्की। देखो यहाँ पे हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि विगोस्की एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने समाज को और समाज से रिलेटेड जो उसकी संस्कृति है उसको क्या किया था, प्रमोट किया था। ठीक है, उस पर ज्यादा जोर दिया था कि ये पहलू है जो बच्चे को उसके वातावरण में रह करके, ठीक है, बच्चे को हर चीज का मीन्स जो भी विकास है वो करवाते हैं इन्हीं पहलू के बेस पे। ठीक है, तो लेव विगोस्की, तो इसमें मेन आपने तीन चार चीजें याद रखनी है। पहले मैं उन पे बात करूंगा, उन पे फोकस करेंगे कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें मेन जो फैक्टर यूज हो रहे हैं, कीवर्ड यूज हो रहे हैं, वो याद रखने हैं। फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, जो कि हमने बात की थी प्याजे से रिलेटेड, उसको हमने कंस्ट्रक्टिविज्म कहा। प्याजे को हमने कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट लिख लो। ठीक है, प्याजे को हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा कि निर्मितवादी या संरचनावादी। लेकिन प्याजे थे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, और ऐसे ही विगोस्की भी संरचनावादी में आते हैं। ये भी एक संरचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेकिन इन्होंने सोसाइटी को पर ज्यादा जोर दिया था, समाज पर ज्यादा जोर दिया था, इसलिए इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मानेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट आप अपनी कॉपी पे लिख लो कि प्याजे को सामाजिक संरचनावादी जहां सामाजिक निर्मितवादी माना जाता है, मीन्स सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे हैं समाज में एक्टिव होकर, बच्चे समाज में एक्टिव होकर सीखते हैं। ऐसे लिख लो, स्वयं स्वयं अपने कौशलों और अनुभवों को सीखते हैं। तो बच्चे समाज में एक्टिव होकर के अपने एक्सपीरियंसेस और कौशलों को, स्किल्स को सीखते हैं। ठीक है, सो ये आप याद रखोगे। मीन्स अब यहाँ पे देखो, जहां पर बच्चे को एक्टिव होकर के, जब बच्चे एक्टिव होकर के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, जब ये बात आपको देखने को मिल जाती है तो उसको आप रिलेट कर दिया करो कंस्ट्रक्टिविस्ट से। और कंस्ट्रक्टिविस्ट में दो पर्सन मानने हैं आपने, विगोस्की और प्याजे। प्याजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट और विगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, इसमें एक पहलू तो हमारे पास ये आता है कंस्ट्रक्टिविज्म का। दूसरा हम बात करें, देखो सोसाइटी, तो इसमें दूसरा पहलू आता है सोशल का। ठीक है, तो इन्होंने जो सोशल है, जो समाज है, समाज को भी मुख्य माना। ठीक है, सो तो उन्होंने कहा कि समाज का भी मेन रोल होता है कि बच्चे में कौशलों और एक्सपीरियंसेस के का निर्माण करने में। ठीक है, तो समाज में क्या है कि समाज में बच्चे इंटरेक्शन के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से
कौशलों को सीखते हैं। तो अब मैंने कहा है इंटरेक्शन, मींस इसी में आता है हमारे पास सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस पहलू पर भी उन्होंने जोर दिया, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया, इसको बोलेंगे सामाजिक अंतक्रिया। ठीक है, इसको बोलेंगे सामाजिक अंतक्रिया। तो इन पहलुओं पर उन्होंने जोर दिया। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पहलू आता है उसको मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूं, इसको हम इरेज कर देते हैं। सोशल इंटरेक्शन के बाद इसमें आपने देखो, पहले मैं सोशल इंटरेक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सोशल इंटरेक्शन होता क्या है, तो इसमें लिखोगे समाज में बच्चे अपने पेरेंट्स और इसमें ये भी लिख सकते हो पीर ग्रुप, मीन्स पीर ग्रुप का मतलब होता है साथी, जहां उसके सेम एज के साथी, ये आप लिख सकते हो। बच्चे समाज में अपने पेरेंट्स, पीर ग्रुप जहां उसके पड़ोसी, ठीक है, के साथ एक भाषा के प्रयोग से अंतक्रिया, जिसको सिंपली बोलते हैं बातचीत करना, ठीक है, बातचीत अंतक्रिया करते हैं और अपने जो भी स्किल है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी नॉलेज है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सो सोशल इंटरेक्शन मींस दूसरों के साथ जो भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं उसके साथ, या अपने साथियों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने जो भी नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ वह क्या है, परस्पर अंतक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस और कौशलों को वह क्या है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड फैक्टर आया था सोशल, सोशल में हमने कर दिया सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक मेन फैक्टर की बात की थी प्याजे ने, सॉरी विगोस्की ने, जो है हमारे पास लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जिसको हम कहेंगे भाषा। ठीक है, सो देखो भाषा के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। अगर मैंने इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड आपको लैंग्वेज करवाई थी, जिसमें हमने मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, इस तरीके से हमने काफी चीजें की थी। ठीक है, सो उसका लिंक वीडियो का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से लैंग्वेज के बारे में आप समझ लेना। देखो हर एक हर एक समाज की मीन्स अपनी एक भाषा होती है ना, और उसी भाषा में हम कहें कि यह एक मेन कारक है जिसके द्वारा बच्चे या कोई भी व्यक्ति है आपस में जो भी अपनी फीलिंग्स हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो वो एक भाषा है। तो भाषा एक टूल है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं भाषा एक यंत्र है जिसके प्रयोग के द्वारा हम समाज में अपने आप को एडजस्ट करवाते हैं, ताकि उसमें हम समाज में रह सकें और हमारे जो रिलेशन है वो बेटर बन सके, है ना, यही होता है। तो इसलिए सोशल कल्चरल थ्योरी में विगोस्की ने भाषा को मुख्य माना। ठीक है, तो भाषा में इन्होंने, भाषा के बारे में इनके थोड़े मैं विचार बता देता हूँ। देखो जो प्याजे थे उसके विचार कुछ अलग थे भाषा को लेकर के, और विगोस्की के विचार अलग थे। प्याजे के विचारों की बात मैं एंड में कर दूंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पे विगोस्की जो क्या सोचते थे, तो एक तो ये लिख लो कि विगोस्की भाषा और विचारों को समांतर मानते थे, समांतर। ठीक है, मीन्स जो भाषा है और विचार है वो क्या है, एक दूसरे के साथ समांतर चलते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्या है, समांतर चलते हैं। मीन्स जिस टाइम पे विचार चल रहे होते हैं उसी टाइम पे भाषा भी चल रही होती है। तो यहाँ पे हमारे हमारे पास ये बात समझ आ गई होगी आपको कि भाई लैंग्वेज में उन्होंने दो तरीके के पहलू बताए।
ठीक है। लैंग्वेज में उन्होंने दो तरीके की, हम कह सकते हैं इसको, स्पीचेस, ठीक है, दो तरीके की स्पीचेस उन्होंने बताई, मीन्स दो तरीके की वाणी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास थी, जिसको हम कहेंगे इनर स्पीच, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इनर स्पीच। सेकंड हमारे पास आती है यहाँ पे आउटर स्पीच, इसको आप अच्छे से समझ लेना, इनर स्पीच, आउटर स्पीच। इनर स्पीच को हम, इनर स्पीच में एक और चीज आती है जो कि है बच्चे के प्राइवेट विचार, जिसको बोलते हैं प्राइवेट थिंकिंग, ठीक है। ये इनर स्पीच का ही पार्ट है, प्राइवेट थिंकिंग। कई बार आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि जब बच्चा, जैसे कि आप इस तरीके के आपने बच्चों करते हुए देखा होगा एक्टिविटी, बच्चा जब स्वयं से बातें करता है ना, ऐसा कुछ आपने देखा होगा कि जब बच्चा स्वयं से बातें करता है, तो वो जब स्वयं से बातें कर रहा होता है, इट मीन्स वह अपनी प्राइवेट लैंग्वेज का यूज कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं, मीन्स उसकी निजी भाषा। तो इसको हम निजी भाषा भी बोल सकते हैं, ठीक है, निजी भाषा, ठीक है। सो बच्चा अपनी प्राइवेट लैंग्वेज को यूज कर रहा है, तब यूज करता है जब वह स्वयं बातें करता है, मीन्स इसमें अब एक और हम कह सकते हैं सेल्फ टॉक, बच्चा खुद से बातें करता है। जैसे कि एक छोटी लड़की है, वह अपने कपड़े, अपनी जो ड्रेस है उसको क्या कर रही है, फोल्ड कर रही है, अपनी ड्रेस को फोल्ड कर रही है अलमारी में रखने के लिए, है ना। तो वह ड्रेस को फोल्ड करते समय स्वयं से बातें कर रही है कि मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, ठीक है, यह मेरे उस फ्रेंड से अच्छी है, यह लाल रंग की है। इस तरीके से जब वह खुद बातें करती है, या जब बच्चे अपने जैसे कि वह अपने खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं, तो वह खुद बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ टॉक या प्राइवेट थिंकिंग या प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट लैंग्वेज, निजी भाषा जो भी है, यह इनर स्पीच का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो विगोस्की ने कहा कि विचार और भाषा वो साथ साथ चल रहे होते हैं बच्चे के। अगर मैं अगर मैं क्वेश्चन पुट करूं कि हम देखो विचार है क्या, विचार क्या है, अगर मैं कहूं तो मैं इसको कह सकता हूं कि विचार एक तरीके की भाषा ही तो है ना, एक तरीके की भाषा ही तो है। देखो आपके दिमाग में विचार जो है, देखो विचार हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में बने हुए जो भी कुछ सोच होती है या थिंकिंग होती है जो हमारे दिमाग में बन जाती है, उसको हम विचार कह सकते हैं। लेकिन क्या हम ये चीज मान सकते हैं कि वो सोच किस वजह से बनती है, हमारे दिमाग में वो सोच किस वजह से बन रही है, वो सोच एक अगर भाषा हमारे पास है तो उसी वजह से बन रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाषा और विचार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर आपके दिमाग में विचार आएंगे तो ही भाषा होगी, लेकिन अगर भाषा है तो ही आपके माइंड में विचार आएंगे। तो भाषा और विचार, भाषा और विचार, और विचार और भाषा, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ 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 चलते हैं, ठीक है। सो ये मानना था विगोस्की का कि यह पैरेलल चलते हैं, क्लियर है। तो ये एक तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। इनर स्पीच, इनर स्पीच का संबंध किससे है कि हम इसको सिंपली लिखेंगे कि बच्चे के मन में आए हुए विचार, है ना। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जब बच्चे के मन में कुछ विचार आ रहे हैं, हम अपनी बात भी कर सकते हैं कि जब हमारे मन में कुछ विचार आते हैं जिसको हम दूसरों को बताएं, दूसरों के साथ शेयर करें या ना करें वो हमारी इच्छा है, लेकिन मन में तो कुछ विचार बन रहे हैं ना, तो वो क्या है, हमारी इनर स्पीच है। तो बच्चों की भी इस तरीके से इनर स्पीच होती है जो उसके मन में विचार बन रहे होते हैं। लेकिन क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह चीज पॉसिबल है कि मन में विचार बिना भाषा के बन सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है? सोच के देखो कि भाई हमें पता है कि हमारे मन में जो विचार बनते हैं वो भी तो एक तरीके की लैंग्वेज ही है ना। क्या जैसे कि आपको या जैपनीज लैंग्वेज ले लें या स्पेनिश लैंग्वेज ले लें, चाइनीज लैंग्वेज ले लें, है ना। तो क्या आप उस लैंग्वेज में अपने माइंड में विचारों को बना सकते हो? नहीं बना सकते भाई, क्योंकि हमें उस लैंग्वेज की जो प्रोनाउंसिएशन है या जो भी समझ है वो हमें नहीं है, क्लियर है। तो इनर स्पीच का संबंध बच्चे के मन में बने विचारों से होता है। तो इसको बोल सकते हैं बच्चे के मन में आए हुए विचार, या इसका संबंध बच्चों के मन में आए हुए विचारों से होता है जिसमें उसकी प्राइवेट स्पीच छुपी होती है, ठीक है। और यही स्पीच बच्चों को क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है, ठीक है, मॉनिटरिंग करती है। तो ये आप याद रखोगे कि बच्चा अपने आप से जब सेल्फ टॉक करता है, खुद को निर्देश दे रहा होता है, ठीक है, तो
सॉरी खुद से बातें कर रहा होता है, तो वह क्या है कि मॉनिटरिंग कर रहा होता है। मॉनिटरिंग का मतलब स्वयं को निर्देश देना, ठीक है, स्वयं को निर्देश देना, तो ये कर रहा होता है बच्चा। तो ये तो हो गया हमारा इनर स्पीच, होप कि आप समझ गए होंगे इसको भी, यह समांतर कैसे चल रही है और इनर स्पीच को भी। अब हम आउटर स्पीच की बात कर लेते हैं, जिसको हम वर्बल स्पीच भी बोल सकते हैं, वर्बल लैंग्वेज या वर्बल स्पीच, ठीक है, मीन्स शाब्दिक भाषा। अब मैंने इसमें यूज किया है इसके लिए हिंदी में शाब्दिक भाषा, मतलब कि जब हम अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि यह वही क्या है, हमारी शाब्दिक भाषा है। तो हम कह सकते हैं मन में बने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना। तो इट मीन्स इसमें हम कुछ जो भी साउंड है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, अपनी जो भी भाषा है उसके माध्यम से। तो इसमें हम बोलते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों के साथ अपनी फीलिंग एक्सपीरियंसेस जो भी है हमारे मन में चीजें चल रही हैं, जो भी हमारी इनर स्पीच है वो दूसरों को बताते हैं, ठीक है। तो इनर स्पीच जस्ट मन में बने हुए विचार, आउटर स्पीच उन विचारों को दूसरों के साथ शेयर कर देना। क्लियर है? तो होप कि ये आप समझ गए होंगे। इनर स्पीच और आउटर स्पीच देखो यहाँ पे हमें अलग अलग दिख रही है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलते हैं बच्चों के विकास के लिए, ठीक है। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। अगर समाज है, ठीक है, तो भाषा बनी, तो जब भाषा बन गई तो उसी के बेस पे समाज चल रहा है। भाषा में ही तो पूरी मीन्स समाज के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, समाज में जो भी चीजें हम करते हैं तो उसमें हम भाषा का यूज तो करते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों आपस में क्या कर रही हैं, निर्भर कर रही हैं, ठीक है। होप कि जो विगोस्की ने भाषा के बारे में इस तरीके के विचार दिए ये आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। सो आगे हम और देख लेते हैं। सो गाइस आगे हमारे पास, आगे बात करते हैं, हमने भाषा में किया कि इसमें इनर स्पीच और आउटर स्पीच होती है, ठीक है। सो हमने कहा था कि विगोस्की ने भाषा को एज अ टूल माना, ठीक है, विगोस्की ने भाषा को एज अ टूल माना, जिसमें हम सामाजिक अंतक्रिया जो है वो करते हैं, ठीक है, जो सामाजिक अंतक्रिया है वो करते हैं, ठीक है। मीन्स सामाजिक अंतक्रिया का मेन जो रोल है वह भाषा पर ही टिका हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक अंतक्रिया के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है, जिससे आगे आप लिख सकते हो इसमें, जिससे बच्चे तीन तरीके के अधिगम मीन्स लर्निंग को सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम तीन तरीके की लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि विगोस्की ने बताई थी, और बच्चे इसको भाषा के माध्यम से ही इन जो अधिगम है, ठीक है, इनको सीख पाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो है इमिटेशन लर्निंग, ठीक है, वो हमारे पास है इमिटेशन लर्निंग। मीन्स इसको बोलते हैं अनु अनुकरणात्मक या अनुकरणीय अधिगम, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम अनुकरण करना, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं अनुकरण करना। अब ये आपको पता है, इसको हम नकल करना भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनुकरण करना या नकल करना। तो इसमें इसका संबंध है जो ये लिखोगे कि इसमें बच्चे दूसरों का अनुकरण करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस या स्किल प्राप्त करते हैं, ठीक है। वे दूसरों
को फॉलो करके ही जो भी स्किल्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो क्या है मीन्स प्राप्त करते हैं, उनको सीखते हैं। ठीक है, सो इमिटेशनल लर्निंग आप याद रखोगे इसमें जो उन्होंने फर्स्ट बताया था, जिसमें भाषा का होना जरूरी है। अब दूसरों के साथ जैसे जा रहा है, समझा जा रहा है ना, फिर उसको कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे क्या है, वह बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बड़े भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, या समाज में उसका जो भी मीन्स उसके आइडियल हैं जिसको देख करके वह वैसा बनना चाहता है, वो हो सकते हैं, उसके टीचर हो सकते हैं जो ज्यादा नॉलेज रखते हैं ना, तो वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा नॉलेज रखने वाले इसमें आते हैं इमिटेशनल लर्निंग में, जिसको बच्चे फॉलो करके क्या है कुछ एक्सपीरियंसेस स्किल्स या लर्निंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट। सेकंड इसमें हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास इंस्ट्रक्शनल लर्निंग है, इसको बोलते हैं निर्देशात्मक निर्देशनात्मक अधिगम। ठीक है, यह निर्देशनात्मक अधिगम है। अब देखो इसमें नाम से क्लियर हो रहा है चीजें, निर्देशन देना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना बच्चों को। ठीक है, तो सिंपल लिखोगे कि बच्चों को इसमें दूसरों के द्वारा इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। बच्चे दूसरों के निर्देशों को फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन में ही क्या है, निर्देशों में ही बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, एक्सपीरियंसेस नॉलेज जो भी है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और जब वह दूसरों को फॉलो करते हैं तो फॉलो करते हैं और स्वयं को, जिसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा आत्म नियमित। ठीक है, आत्म नियमित मीन्स सेल्फ रेगुलेट। ठीक है, सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेट करते हैं। अब आत्म नियमित, ठीक है, आत्म नियमित का मतलब हमने पीछे अभी किया था ना, बच्चे जब सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं तो उसमें बच्चे अपने आप को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करना मीन्स हम कह सकते हैं कि जांचना, है ना, कि वो भी कहीं ना कहीं इसी वर्ड के साथ रिलेट करता है, सेल्फ रेगुलेट के साथ। सेल्फ रेगुलेट का मतलब कि जो भी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे समझने लग जाते हैं, तो वह दूसरों के निर्देशों को भी समझते हैं और स्वयं को भी जब वह निर्देश दे रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर वह सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो उसका संबंध उसकी प्राइवेट स्पीच से हो सकता है। ठीक है, अगर वह मीन्स कुछ दूसरों के निर्देशों के द्वारा सीख रहे हैं तो उसका संबंध इंस्ट्रक्शनल लर्निंग से हो सकता है। ठीक है, उसमें भी वह अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं और इसमें भी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। तो ये जो कीवर्ड है ना, इन पर पूरा ध्यान देना है आपको, इनको याद रखना है। हमने इसमें सोशल किया, कल्चरल किया, सोशल इंटरेक्शन किया, लैंग्वेज की, इनर स्पीच की, आउटर स्पीच की, है ना, लैंग्वेज को हमने टूल माना, हमने इमिटेशनल लर्निंग किया, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग किया, सेल्फ रेगुलेट, जो भी वर्ड है, ऐसे जो हम वर्ड कर रहे हैं, तो ये अगर आप अपनी माइंड में रखोगे तो सारी इन थ्योरीज जो भी हम लिख रहे हैं बातों को, ये अपने आप अपने माइंड में आ जाएगी। जस्ट आपने कीवर्ड को रिमाइंड करना है जब आप किसी क्वेश्चन को हल करते हो। ठीक है, सो सोशल कल्चरल थ्योरी लैब डिगोस्की में हमने इंस्ट्रक्शनल लर्निंग कर ली है, जिसको हमने निर्देशनात्मक अधिगम किया। इसमें भी भाषा का यूज हो रहा है। कैसे, जब बच्चे दूसरों के इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, है ना, निर्देशों को सुनते हैं, तो उसमें भी तो भाषा है। इसलिए भाषा को एक यंत्र माना जो मतलब कि हर संस्कृति में, हर समाज में वो
एज अ टूल उसको यूज करते हैं और सीखने में भी प्रयोग की जाती है भाषा। जैसे कि इमिटेशनल लर्निंग में भाषा का यूज हो रहा था और इंस्ट्रक्शनल लर्निंग में भी भाषा का यूज हो रहा है। आगे हमारे पास जो थर्ड आता है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट लर्निंग, ठीक है, इसको बोलते हैं सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। कोलैबोरेट लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। देखो नाम नाम से कोलैबोरेट करना, ठीक है, सहयोग करना, तो सिंपल है। इसमें बच्चे अपने साथी मीन्स अपने साथियों, जिसको मैं कहूंगा पीर ग्रुप्स, ठीक है, जो भी उसके साथ खेलने वाले बच्चे होते हैं, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। इसमें बच्चे अपने साथियों के साथ समूहों में मीन्स ग्रुप्स बना करके, ठीक है, समूहों में एक दूसरे की सहायता करके सीखते हैं। सिंपल बात है, एक दूसरे की सहायता करके सीखते हैं, सिंपल है। देखो कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेट में हम हमें पता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, तो वही चीज इसमें है कि बच्चे अपने साथियों के साथ ग्रुप बना करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सीखते भी हैं, ठीक है। तो यह जो लर्निंग है यह कोलैबोरेट लर्निंग में चली जाती है। इसमें टीचर का क्या रोल रहता रहता है, तो इसमें जो टीचर है वह एज अ फैसिलिटेटर, एज अ फैसिलिटेटर सहायक के रूप में कार्य करता है। तो टीचर भी एक सहायक के रूप में इसमें कार्य करता है, ठीक है। टीचर भी मीन्स टीचर की भूमिका रहती है कि वह हर ग्रुप में बच्चों के पास जाकर के उसमें देखे और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको समझाए, ठीक है। इसी तरीके से टीचर भी एज अ फैसिलिटेटर उसकी सहायता करता है। तो ये हमारे पास जो तीन तरीके की लर्निंग उन्होंने बताई थी, इमिटेशनल लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग जिसमें हमने सेल्फ रेगुलेट किया, और कोलैबोरेट लर्निंग, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे उन्होंने अधिगम से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड कुछ बातें बताई, कुछ पॉइंट बताए जो कि आप लिख लोगे, इंपॉर्टेंट। सो गाइस जो भी हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया उसमें हमारे पास विगोस्की के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है, ठीक है, उसके चार मूल सिद्धांत निकल के सामने आते हैं। यह मैं प्याजे के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। लर्निंग के चार जो बेसिक नियम है वो निकल के सामने आते हैं। पहला तो नियम ये है कि बच्चे समाज में सक्रिय होकर मीन्स एक्टिव होकर स्वयं अपने ज्ञान का विकास करते हैं, ठीक है। मीन्स बच्चे सोसाइटी में एक्टिव होकर के स्वयं अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड उन्होंने कहा कि सामाजिक अंतक्रिया और सामाजिक संदर्भ, ठीक है, को अलग नहीं किया जा सकता। ये चीज हम मान सकते हैं कि भाई जो भी सामाजिक अंतक्रिया है या सामाजिक संदर्भ है इसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको मैं समझा दूंगा, पहले हम पॉइंट लिख लें। थर्ड हमारे पास ये कह सकते हैं कि अधिगम विकास की और उन्मुख है, ये हम कह सकते हैं। और फोर्थ हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में भाषा की
मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका है मीन्स बच्चों की जो लैंग्वेज की बात करें तो वह मेन रोल अदा करती है बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों के विकास में। ठीक है, इसमें ये भी चीज समझ गए होंगे आप, इजी है कि बच्चे समाज में एक्टिव होकर के सीखते हैं। ठीक है, और वह अगर एक्टिवली रहेंगे तो ही अपनी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। अधिगम विकास की ओर उन्मुख होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि विकास होगा तो अधिगम होगा और अधिगम होगा तो विकास होगा। ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे अधिगम हो रहा होता है वैसे वैसे ही विकास हो रहा है। मीन्स अगर मैं लर्निंग की बात करूं, अधिगम लर्निंग है, तो लर्निंग जैसे जैसे हो रहा है इट मीन्स फिर बच्चा किसकी ओर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड हमने यहाँ पे चूज किए, सामाजिक अंतक्रिया और सामाजिक संदर्भ। देखो, सामाजिक अंतक्रिया और सामाजिक संदर्भ, सामाजिक अंतक्रिया तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें बच्चे हम कह सकते हैं कि एक तरीके का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने बड़ों के साथ, अपने साथियों के साथ, जिसमें उनके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को जो भी है वो शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ और दूसरों की फीलिंग को वह समझ रहे हैं, है ना। तो ये है सामाजिक अंतक्रिया। सामाजिक संदर्भ, इसको बोलते हैं सिंपली सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मीन्स जो समाज का एक दायरा है ना, जो भी समाज का एक दायरा है जिसमें एक बच्चा जिसमें एक बच्चा रह रहा है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट है। तो इस दायरे को, जिसमें बच्चा रह रहा है और इस दायरे में जो यूज हो रही है भाषा, और भाषा के द्वारा जो सामाजिक अंतक्रिया की प्रोसेस चल रही है उसको हम अलग नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे विगोस्की ने मानी थी। क्लियर है? सो होप के ये एग्जांपल, सॉरी, ये जो की पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। सो आगे हमारे पास जो अब सोशल कल्चरल थ्योरी है ये लगभग हमने कर ली है। इसमें जो विगोस्की है, इसमें विगोस्की ने समाज कैसे बच्चों की सहायता करता है उससे रिलेटेड एक अलग तरीके से एक एरिया प्रोवाइड किया। ठीक है, कि बच्चे का विकास है वो कैसे होता है उससे रिलेटेड उन्होंने एक एरिया प्रोवाइड किया था। ठीक है, जिसका नाम है, आपने सुना होगा, जेड ठीक है, जिसका नाम है जेड मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये हम अपना कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो गाइज हम यहाँ पे जेडपीडी की बात कर देते हैं, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकटतम विकास का क्षेत्र। ठीक है, निकटतम विकास का क्षेत्र। देखो, वह क्षेत्र जो विकास के निकट है, हम ये इसको कह सकते हैं वह एरिया जो डेवलपमेंट के कितना प्रॉक्सिमेट, कितना नजदीक हो सकता है। ठीक है, सो इसमें जेडपीडी में विगोस्की ने दो तरीके के लेवल बताए। ठीक है, दो तरीके के लेवल बताए। ठीक है, एक हमारे पास आता है लोअर लेवल और दूसरा आता है हमारे पास हायर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल और हायर लेवल, पहले हम इसको समझेंगे फिर पूरा जो डायग्राम रहेगा उसको हम समझ लेंगे ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। लोअर लेवल जो कि इसको बोलते हैं निम्नतम स्तर। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्नतम स्तर और इसको हम उच्चतम स्तर बोल सकते हैं। ठीक है, देखो, बच्चे का वह लेवल, बच्चे का वह एरिया, इसका संबंध मैं बता रहा हूं, ये लिख लेना आप। बच्चे का वह क्षेत्र जिसमें वह स्वयं किसी कार्य को बिना किसी बाहरी सहायता से कर सकता है। इसमें बच्चा जो फंक्शन है किसी भी तरीके का वो कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, किसी बाहरी पर्सन की सहायता के बिना जो बच्चा कार्य करना सीख गया, मीन्स जो बच्चा कार्य करना सीख गया वो उसका लोअर लेवल बन जाता है। ठीक है, और अब हम हायर लेवल की बात करें। ठीक है, तो सिंपल है कि
जो कार्य बच्चे ने किसी दूसरे की सहायता से करना सीख लिया, इसका संबंध उस कार्य से है जो बच्चा दूसरों की सहायता से सीखता है। अब यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई होगी आपको कि देखो, हम ये नहीं कह रहे जहां पे कि बच्चों को सीखने की अगर बात करें तो दूसरों की जरूरत नहीं होती इस लेवल में, ठीक है। परंतु मैं कह सकता हूं कि एक टाइम ऐसा आ जाता है बच्चों का कि जब उसको सीखने की जब वह सीख जाता है किसी कार्य को, तो फिर उसे दूसरे की जरूरत नहीं होती। लेकिन हायर लेवल में हमेशा उसको किसी दूसरे की जरूरत होगी किसी भी कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो जो हम दूसरा पर्सन यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, वो एक तरीके का एम के ओ है। बच्चे के लिए क्या है वो एम के ओ मीन्स मोर, इसको हम कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, जो कि एक एम के ओ है, यह शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम सिंपली मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे, ज्यादा नॉलेज रखने वाला पर्सन। चाहे अब यह पर्सन कोई भी हो सकता है, एज अ पेरेंट्स हम इसको रख सकते हैं, एज अ टीचर रख सकते हैं। जो भी ज्यादा नॉलेज रखता है उसी के द्वारा बच्चा हायर लेवल में पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो लेवल किए, लोअर लेवल और हायर लेवल। इसको थोड़ा इजिली डायग्राम से समझ लेते हैं हम, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। देखो, कैसे बच्चे का लोअर लेवल बनता है जेडपीडी में और कैसे हायर लेवल बनता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझ लेना अब, और अपनी कॉपी पे चीजें नोट कर लेना। यहाँ पे हम जेडपीडी का कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक एरिया ले लिया जिसको हमने कहा लोअर लेवल, ठीक है, जिसको हमने कहा लोअर लेवल। अब मैं मान सकता हूं कि जो यह एरिया है, जैसे बच्चा यहाँ पे सेंटर में है, इस एरिया तक बच्चा पहुंच गया है कि किसी भी तरीके का कार्य वो जो कर रहा है, तो हमने यह डिसाइड कर दिया कि यह एक इतनी मात्रा में, ठीक है, कार्य कर सकता है। तो यह एक हमने क्वांटिटी डिसाइड कर लो या एरिया डिसाइड कर लो कि भाई यह जो एरिया है बच्चे का, यह क्या है, इसमें बच्चा स्वयं कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब वह किसी प्रॉब्लम को फेस करने लग जाता है और कहीं ना कहीं कोई कार्य थोड़ा टफ हो जाता है, कोई भी फंक्शन जो कर रहा है जो वह टफ हो जाता है, तो फिर उसे जरूरत पड़ती है किसी दूसरे की हेल्प की, ठीक है। तो फिर वह दूसरे की हेल्प से जो भी वह कार्य था उसको यहां तक ले गया कि भाई उसने इतना एरिया कवर कर दिया। अब देखो, दायरा जो है, एरिया जो है वो बढ़ गया, मींस किसी दूसरे ने सहायता की, यहां तक तो वो स्वयं एक्टिव था, कार्य कर रहा था, उसे जरूरत ही नहीं थी इतना एरिया, है ना। लेकिन फिर उसे हम उस प्रॉक्सीमेट जो डेवलपमेंट है वहां तक पहुंचाया, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ी। तो इसमें हेल्प वर्ड आए, जहां हम कह सकते हैं सपोर्ट करना, या हम कह सकते हैं बैलेंस करना, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प से उसने इतना एरिया जो है वो क्या कर लिया, कवर कर लिया, क्लियर है। उसने इतना एरिया जो है वो कवर कर लिया। तो यह उसका क्या हो गया, एक तरीके का जो एनवायरमेंट बन गया, यह जेडपीडी का बन गया, जो यह एरिया बन गया, दायरा, ठीक है। अब देखो इस चीज को नोट करो आप कि भाई मैं कह सकता हूं कि कब तक एक दूसरा पर्सन बच्चे की सहायता करता है, कब तक करता है। तो मैं कह सकता हूं कि वह तब तक सहायता करता है जब बच्चा किसी कार्य को सीखना जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चे को हम जो बाइसिकल होती है वो सिखाना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कब कब तक स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा साइकिल खुद चलाने लग जाता है, तब तक ही हम उसको बैलेंस करते हैं उस साइकिल को, ठीक है। जैसे कि चलो अब तो बच्चों के लिए उसमें थ्री व्हील लगे होते हैं और ऑलरेडी बैलेंस होती है साइकिल, है ना। लेकिन अगर हम जो कि दो पहिया साइकिल है उसकी बात करें, तो
बच्चा जब वह स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट करता है तो उसको जरूरत पड़ती है कि कोई पीछे से उस साइकिल को बैलेंस करे। ठीक है, तो वो जो बैलेंस किया जा रहा है ना साइकिल को सिखाने के लिए, तो वो क्या है, एक तरीके की हेल्प है। एक तरीके की हेल्प है जो दूसरों के द्वारा बच्चे को दी जा रही है। तब तक हेल्प करेगा जब बच्चा साइकिल को खुद बैलेंस करना न सीख जाए। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह जो स्पोर्ट होती है, यह हम कह सकते हैं कि एक तरीके से टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी मतलब कि कुछ समय के लिए। ठीक है, होप के यह बात आप समझ गई होगी। तो यह जो हमने लेवल किया ना, हायर लेवल, यह वही लेवल है जो कि थोड़े समय के लिए होता है। तो यह हायर लेवल की भी विशेषता है। अगर आपको इस तरीके की वर्डिंग देखने को मिले कि कोई भी ऐसा लेवल बच्चे का जिसमें कोई दूसरा उसको कुछ समय के लिए सहायता दे रहा है, तो वह क्या है, तो वह बच्चे का हायर लेवल है। क्लियर है? इसमें बच्चे को पोटेंशियल हम कह सकते हैं एक तरीके की दी जा रही होती है। फोर्सली उसको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। उस तरीके से फोर्सली नहीं भी भाई धक्के से, वो फोर्सली नहीं है। जस्ट जो मैंने फोर्सली वर्ड यूज किया वो उसकी एक हेल्प होती है। ठीक है, सहायता कर रहे होते हैं हम उसकी कि वह किसी कार्य को सीख जाए। ऐसे ही मैं एक और दायरा यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूं। ठीक है, कि बच्चा, मैं कह सकता हूं कि भाई बच्चा इस दायरे तक क्यों नहीं पहुंचा। दूसरे बंदे ने सहायता की, वह इस दायरे तक तो पहुंच गया, लेकिन यहां तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि यहां पर व्यक्ति को पता होता है कि अभी वह मेंटली मच्योर नहीं हुआ, या फिजिकली या मेंटली मच्योर नहीं हुआ। वह मेंटली या फिजिकली मेच्योर नहीं हुआ, तो वह इस दायरे तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि हमें पता है कि भाई एक फिफ्थ क्लास का बच्चा है, क्या आप उसको टेंथ क्लास के सम करवाओगे? है ना? सोच सकते हैं, एक फिफ्थ क्लास का बच्चा है, क्या आप उसको टेंथ क्लास के सम करवाओगे? नहीं करवा सकते, क्योंकि वह फिजिकली और मेंटली अभी मैच्योर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको फिफ्थ क्लास की बजाय हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं मैथमेटिकल से रिलेटेड या जो भी किसी भी सब्जेक्ट, उसको थोड़ा हम टफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना टफ कि वह टेंथ क्लास का लेवल बन जाए। क्लियर है? तो होप कि इस एरिया तक पहुंचने के लिए फिर वह इस एरिया को कब कवर करेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि क्या जो हायर लेवल है यह लोअर लेवल बन सकता है। ये मैं मीन्स एक हम यहाँ पे समझ रहे हैं रिलेशन कि क्या हायर लेवल लोअर सॉरी हाँ हायर लेवल, क्या हायर लेवल, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हायर लेवल जो लोअर लेवल है वो बन सकता है, क्या बन सकता है? तो अगर मैं कहूं कि भाई जो हायर लेवल है वो लोअर लेवल बन सकता है, कैसे? सो गाइज हम आगे थोड़ा और देखते हैं इसको। थोड़ा मैं देखो, अगर आप समझ गए होंगे कि भाई हायर लेवल और जो लो लेवल है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो थोड़ा इसको और मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। देखो, हमने किया लो लेवल, उसके बाद हमने किया कि जब बच्चे को जहां तक पहुंचा दिया जाता है तो वो हायर लेवल था। ठीक है, फिर एक लेवल ऐसा हमने किया जो कि जिसमें बच्चा फिजिकली या मेंटली मच्योर नहीं होता है ना। अब यहाँ पे बात आती है, क्या क्या हायर लेवल लोअर लेवल बन सकता है? अब ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या हायर लेवल लोअर लेवल बन सकता है? तो भाई हाँ, हायर लेवल लोअर लेवल बन सकता है। कैसे? कि जैसे ही जो यहाँ पे हम स्पोर्ट कर रहे थे, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई जो साइकिल है हम कब तक सिखाते हैं बच्चे को, जब बच्चा खुद बैलेंस करने लग जाता है। तो जब बच्चा किसी कार्य को खुद करने लग गया तो हमने उस स्पोर्ट को, उस जो बैलेंस करना है उसको हमने हटा लिया, है ना। तो हटा लिया तो फिर बच्चे का खुद का जो यह लेवल बन जाएगा, यह लो लेवल बन जाएगा। ठीक है, जानिए कि वह अब इस एरिया तक खुद कार्य कर सकता है। और आगे जो फिजिकल और मेंटली मैच्योर में जो हमने रखा कि वो नहीं था, फिर यहां तक बच्चा किसी हेल्प के द्वारा पहुंचेगा। ठीक है, फिर यहां जब किसी हेल्प के द्वारा पहुंचेगा तो वह कार्य सीख जाएगा। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि उस स्पोर्ट को हटा लिया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं ये जो पूरा दायरा है ये लो लेवल में आ जाएगा। फिर एक दायरा और बन जाएगा जिसमें बच्चे को फिर किसी स्पोर्ट की जरूरत होगी, और फिर जब स्पोर्ट को हटा लिया जाएगा फिर दायरा क्या है, वो लो लेवल में बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ गए होंगे कि भाई किसी टाइम पे जो लोअर लेवल था वो भी हायर लेवल ही था, है ना। और उस हायर लेवल में जब स्पोर्ट को हटाया गया तो वो क्या बन गया, लोअर लेवल बन गया। होप के ये जो जेड पी डी है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे।
इसमें अब हम जो ZPD है इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ZPD में जस्ट आप ये मानोगे कि ZPD इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लोअर लेवल एंड हायर लेवल। ठीक है, तो यह एक तरीके का अंतर है, अंतर को रेफर करता है। किसके बीच अंतर? हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच। ठीक है, हायर और लोअर के बीच जो अंतर है इसको रेफर करता है। तो जो यह अंतर बन रहा है यह, ठीक है, यह डिफरेंस है एक तरीके का कि भाई यहां तक बच्चे को पहुंचा दिया गया है, यहां तक तो उसने खुद अपना कार्य करना सीख रखा था इस एरिया तक, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा विकास के स्तर तक, जैसे कि हमने ये विकास मान लिया, पहले तो उसका इतना इतना दायरा था, हम कह सकते हैं पहले तो उसका इतना डिफरेंस था, अब कितना डिफरेंस होगा, जैसे ही सहायता की तो उसको यहां तक पहुंचा दिया। अब जो ये डिफरेंस रह गया ना, निकटतम विकास का क्षेत्र, यह क्या बन जाता है, इसको हम ZPD को बोलेंगे। ठीक है, कि विकास के उस क्षेत्र के नजदीक लेकर के जाना। पहले इतना दायरा था अब इतना ही रह गया है, पहले इतना था अब इतना रह गया है, इट मींस यह ZPD है। मींस इन दोनों के बीच जो अंतर बना है, डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसको हम ZPD रखेंगे। ठीक है, और जब बच्चे की सपोर्ट हटा दी जाएगी तो फिर ये दायरा क्या बन जाएगा, लोअर लेवल में रखा जाएगा। ठीक है, ये दायरा, ये पूरा दायरा, और फिर यह हायर लेवल बन जाएगा, आगे फिर एक नया ZPD क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि जो हायर है वह लो बनता जाता है और नया ZPD क्रिएट होता जाता है, तो बच्चा धीरे धीरे ऐसे ही विकास करता जाता है। होप कि यह ZPD आप समझ गए होंगे। आगे एक और देख लेते हैं, टर्म इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आगे हमारे पास जो टर्म आती है वो है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का संबंध जो हमने किया हायर लेवल से है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग मतलब कि एक तरीके की टेम्परेरी हेल्प। ठीक है, यह जो भी टेम्परेरी हेल्प होती है वो है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सहायता जो की जा रही है, तो इसमें हम बैलेंस, हेल्प और जो सपोर्ट किया जा रहा है बच्चे को वो रखेंगे। लेकिन वह बैलेंस करना या हेल्प करना या सपोर्ट करना वह क्या होता है, थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो वह थोड़े समय के लिए होता है, तो हायर लेवल ही तो थोड़े समय के लिए है। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चे के लिए हम जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए हम थोड़े समय के लिए जो उसको सहायता दे रहे होते हैं किसी भी फंक्शन को सिखाने के लिए, यानी कि प्रिपेयर करने के लिए, उसको किसी भी कार्य में प्रिपेयर करने के लिए उसको जो सहायता दी जा रही होती है थोड़े समय के लिए, वो स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, सो बच्चे जब दूसरों की सहायता से सीखते हैं ना, ठीक है, तो उस सहायता को स्कैफोल्डिंग कहेंगे। क्लियर है, तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट था। इसमें मैं सारे जो कीवर्ड हमने किए उसको यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिमाइंड हो जाए, याद रह जाए। ठीक है, हमने विगोस्की किया, विगोस्की में हमने फर्स्ट जो टर्म की वो थी सोशल कल्चरल, सेकंड यहाँ पे नाम आ रहा है सोशल, है ना, थर्ड इसमें याद रखोगे कल्चर। ठीक है, फोर्थ इसमें याद रखोगे सोशल इंटरेक्शन, फिफ्थ लैंग्वेज, सिक्स्थ इसमें याद रखोगे हमने किया इमिटेशनल लर्निंग, है ना, ऐसे ही इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, कोलैबोरेट लर्निंग हमने किया। और लैंग्वेज में हमने दो तरीके की स्पीचेस की थी। ठीक है, लैंग्वेज में हमने दो तरीके की स्पीचेस की, इनर स्पीच और आउटर स्पीच। इसमें हमारे पास प्राइवेट स्पीच आती है। ठीक है, ऐसे ही हमने जो इंस्ट्रक्शनल किया इसमें हमने वर्ड किया था एक
सेल्फ रेगुलेट, स्वयं को आत्मनियमित, ठीक है। जेडपीडी हमने किया, जेडपीडी में हमने लोअर लेवल किया, हायर लेवल किया। इसका संबंध हमने स्कैफोल्डिंग से रखा, ठीक है, इसका संबंध हमने स्कैफोल्डिंग से रखा। क्लियर। तो ये कुछ जो टर्म्स हैं इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर देना। अगर ऐसी चीजें आती है तो वो चीजें कल्चरल थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी से रिलेट करती है। होप के ये सब समझ गए होंगे आप। तो मैंने आपको कहा था कि जो प्याजे और विगोस्की भाषा को लेकर के क्या सोचते थे, तो इसमें जो प्याजे है उसके बारे में थोड़ा आप नोट कर लो। जो प्याजे थे उन्होंने देखो, उन्होंने इसमें जो भी हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड किया था ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट पर जोर दिया, ठीक है। लेकिन भाषा के बारे में उनका इन दोनों बातों को लेकर के, विचार और भाषा को लेकर के, इसको हम विचार कह सकते हैं और भाषा कह सकते हैं। विगोस्की से थोड़ा अलग वो सोचते थे। उन्होंने ये कहा, प्याजे ने ये कहा कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है, ठीक है। उन्होंने भाषा के लिए विचारों को प्रायोरिटी दी, ठीक है। तो विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है प्याजे के अकॉर्डिंग, लेकिन विगोस्की के अकॉर्डिंग भाषा और विचार साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल के साथ भाई जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। इसी तरीके से हम चीजों को करते जाएंगे। होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीजें समझ आई होंगी। फिर भी अगर कुछ बातें नहीं समझ आई तो मैं हर बार कहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा चीजों को वहीं पे समझाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us.